जनरल साहब, किस तरह से देखते हैं जेड तरार ने अभी टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में जिन बातों का जिक्र किया है, पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की मंशा है दरअसल रशिया की, ये जेड तरार कह रहे हैं, और इसलिए अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, वरना यूक्रेन पर कब्जे की मंशा के साथ ये हमले हो रहे हैं, ये उनका कहना है। लगता है आपको? मेरे इनसे जरा विचार अलग है। देखें, सबसे पहले 1991 में जब सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ, 12 देश नाटो के थे, आज 30 हैं। किसके पर खिलाफ है? जो अमेरिका लेके आया सारे ये नाटो पावर्स का। अभी यूक्रेन और जॉर्जिया ये दो थे देश जिसके ऊपर रशिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल था। जॉर्जिया की लड़ाई हुई, जॉर्जिया को कंट्रोल किया रूस ने। अभी यूक्रेन स्वाय के ऑन पेपर नाटो का मेंबर नहीं बना, उनके साथ नाटो देशों के साथ ट्रेनिंग, हथियार, सब कुछ उनका है। उनका कहना यह था कि यूक्रेन के पास विकल्प नहीं छोड़ेगा। अगर यूक्रेन वॉर नहीं करता, सर आप बेटर बता पाएंगे कि यूक्रेन अगर वॉर नहीं करेगा तो वो अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी सोवरेनिटी लूज कर जाएगा रूस के हाथों, और किसी भी आजाद मुल्क के लिए यह असंभव है कल्पना करना कि वो अपने हाथों से अपनी आजादी छोड़ दे, लड़े नहीं। ये विवादास्पद है। पिछले 70 साल से फिनलैंड न्यूट्रल देश रहा है, स्वीडन न्यूट्रल देश रहा है, पोलराइज नहीं हुआ है, हालांकि बाकी यूरोप के देश पोलराइज हुए वार्सो पैक्ट और नाटो के बीच में, लेकिन और पोलैंड या यूक्रेन ऐसी परिस्थितियों में थे कि वो ऐसा रह सकते थे, ये विकल्प था। तो ये मैं मानना नहीं स्वीकार कर सकता कि, लेकिन अब के हालात सर ये बिल्कुल जाहिर कर रहे हैं कि वल्नरेबल कंडीशन यूक्रेन के लिए हो चुकी है। और श्याम सर, जिस तरीके से ये हमलों का दायरा दोबारा रशिया बढ़ा रहा है, सवाल अभी भी यही है, क्या अभी जेड ने स्टूडियो में कहा रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट तो अमेरिका ही बना हुआ है, जिसके बिना पर अभी भी यूक्रेन कॉन्फिडेंट है कि वो रशिया का सामना कर सकता है। देखिए, जेट कह रहे हैं कि अगर वो दीवार नहीं बनाए तो क्या करें। हाँ। मेरा ये कहना है कि ये दीवार बनाने की जरूरत क्यों आई, जब ये दोनों भाई एक ही कल्चर और एक ही संस्कृति से जुड़े हुए, एक ही बाप के दो बेटे थे, रशिया और यूक्रेन, तो यूक्रेन ने अपने संस्कारों को किसी दूसरे के हवाले क्यों किया? इस कारण से रशिया ने उनके ऊपर अटैक किया है। और मेरा ये मानना है कि रशिया कभी भी यूक्रेन को कैप्चर करके अपने पर मिलाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो अपने संस्कृति में अपने भाई की तरह रहे। तो ये जो अटैक्स जो आप देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन ये है कि वो मनोबल तोड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ेगा, कमांड कंट्रोल को ध्वस्त करेगा। वो तो सर जमीनें ले रहा है सर, 4 इलाके ले लिए, 4 इलाके तो लिए, लेकिन जो टैक्टिकल टुकड़े किए उन्होंने, टैक्टिकल विड्रॉल जो उन्होंने किया है, उसका ये मतलब नहीं था कि वो वार रोक रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये दूसरी अटैक की जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स थी, मोबिलाइज किया। एसवीपी सिंह साहब भी कुछ ऐड करना चाहते सर, लेकिन उसमें मैं ये भी जरूर एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, अल्टीमेटली जो रोल अमेरिका पीछे से प्ले कर रहा है, वल्नरेबल तो यूक्रेन हो चुका है ना इस हालात में। बिल्कुल, वो कठपुतली बन गया है Exactly. यूक्रेन। पर बात ऐसी है कि अमेरिका की चाल हमें समझनी चाहिए। देखो, अगर वो यूक्रेन के लड़ाई में शामिल होता है नाटो पावर्स के साथ, तो रूस के साथ डायरेक्ट वॉर होती है। पर इसलिए नाटो देश अमेरिका डरे पड़े इसके ऊपर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अमेरिका इराक 1 और 2 वॉर में, गल्फ वॉर्स में और अफगानिस्तान में तो नाटो लाइफ के साथ लड़ाई में गया, मिलिट्री बूट्स के साथ। सर जेड तरार के एक और अलग बयान पे सर चाहूंगा आपका रिएक्शन। शुक्ला सर, एक सवाल जब मैंने पूछा था उनसे कि भाई रूस ने साफ कह दिया कि अमेरिकन फोर्सेस हैं वहां पर, और इससे उन्होंने डिनाई नहीं किया। अभी उन्होंने कहा कि लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए, बाहर से आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, भले उन्होंने ये सीधे तौर पे नहीं कहा कि अमेरिकन फोर्सेस हैं, लेकिन उन्होंने ना भी नहीं कहा। बिल्कुल ही, अगर आपने पिछले 3 महीने पहले देखा होगा जब मारियोपोल की लड़ाई हुई थी स्टील प्लांट के अंदर, तो उसके अंदर तकरीबन एक कंपनी, पूरी कंपनी अमेरिकन की पकड़ी गई थी, और वो अभी भी उनके एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत है, इसमें कंसिडर करी जा रही है। तो वेस्टर्न फोर्सेज ऑलरेडी प्रेजेंट है और उनकी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यूक्रेनियन फोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं से कम हो चुकी हैं, और उनकी जो रिजर्व फोर्सेज हैं, रिजर्व फोर्सेज इतनी ट्रेंड नहीं है कि वो रशिया के साथ लड़ सके। तो उनको मोरल सपोर्ट देने के लिए और टैक्टिकल सपोर्ट देने के लिए वेस्टर्न फोर्सेज ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये सपोर्ट वेस्टर्न की तरफ से तो जारी रहेगा। सिंह सर, सवाल अभी भी मैंने इसीलिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की भी बात कही थी, ये पूछा था कि अभी तो 7 महीने में तमाम ऐसे सबूत दिखाए जा चुके हैं जहां वॉर ऑफ एग्रेशन पुतिन की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन
अब ये हालात क्या 7 महीने से 17 महीने तक चले जाएंगे? इतिहास भी हमें बताता है कि सालों साल युद्ध चलते रहते हैं। हल निकलेगा कैसे? आखिर कौन रोकेगा पुतिन को? अगर वो इंटरनेशनल लॉ का भी वायलेशन करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी करते हैं, तो क्या इंटरनेशनल मंच पर कोई ऐसा है जो पुतिन को रोक सके, और कैसे? फर्स्टली लड़ाई के मैदान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। दूसरा सवाल आपका कि पुतिन को कौन रोक सकता है, इसमें आप देखें 8 महीने हो रहे हैं, बाइडेन अमेरिका ने कोई चाल ऐसी नहीं की कि जिससे कि रूस के साथ बातचीत करें। उन्होंने लड़ाई के लिए तो आगे कदम बढ़ाया है, हथियार दिया, एम्युनिशन दिया है, बट डायलॉग के लिए नहीं किया। वो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी देश को डायलॉग बढ़ाना सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। अभी जो लाइव्स का नुकसान हो रहा है, सही बात है, और इसीलिए मेरा सवाल G20 की बैठक को लेकर था। हालांकि जेड तरार ने यह कहा है कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, इसलिए उसकी डिटेल वो नहीं दे पाए, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि G20 के मंच पर पुतिन और बाइडेन की मुलाकात हो सकती है। अगर यह हुआ तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा।